निर्मल की बात सुनकर आशा ने निर्मल से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुमने मुझे डराया था, धमकाया था। ये सब तुमने मुझसे करवाया है। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज़ तुम लोग मुझे जाने दो। आशा की बात सुनकर रूथ ने पार्थ को देखकर कहा, बस बहुत हुआ। इसके मुंह पर टेप लगाओ। मुझे इसकी आवाज़ इरिटेट कर रही है। रूथ की बात सुनकर पार्थ आगे बढ़कर आशा के मुंह पर टेप लगा देता है। तभी आशा अपना सर जोर जोर से ना में हिलाने लगती है, क्योंकि उसे रूथ के रूप में सामने बैठी हुई अपनी मौत नजर आ रही थी। तभी रूथ ने निर्मल की तरफ देखकर कहा, अब तुम बोलो मिस्टर निर्मल खुलाना, तुमने मेरी बीवी को किडनैप क्यों किया और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश क्यों की? अपनी सफाई में तुम कुछ कहना चाहोगे? रूथ की बात सुनकर निर्मल ने रूथ को देखकर कहा, कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं बस ये कहूँगा कि मैं रुचि को हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे किडनैप किया और मैं उसकी कोख में तुम्हारे बच्चे को कभी नहीं देख सकता। मेरी बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को उसकी कोख में ही मारना चाहा। लेकिन अफसोस तुम बीच में टपक पड़े। अगर तुम 1 घंटे भी लेट आते तो आज तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहता और शायद फिर कभी आ भी ना पाता। निर्मल की बात सुनकर रूथ का गुस्सा बढ़ जाता जा रहा था। तभी रूथ ने अपनी चेयर से खड़े होकर निर्मल के पास उसके बालों को खींचते हुए कहा, तूने सबसे बड़ा गुनाह तो वही कर दिया जब तेरी नज़र मेरी बीवी पर पड़ी। मुझे तेरी आंखें उसी वक्त निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन तू इतना शातिर निकला, किसी को भनक तक नहीं होने दी। लेकिन अब तू मेरे हाथ लग चुका है, तो अब मैं तेरा वो हाल करूँगा कि मौत भी भीख मांगेगा, लेकिन तुझे मौत नहीं नसीब होने दूंगा। इन आँखों को तूने मेरी रुचि को बुरी तरह और उसकी बुरी नज़रों से देखा था ना, तेरी यही आँखें नहीं रहेंगी। एक भयानक चीख उस जगह पर गूंज जाती है। उस चीख को सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वहीं आशा का भी यही हाल था। निर्मल की ये हालत देखकर आशा डर से थर थर काँप रही थी। उसे अब खुद के लिए डर लग रहा था कि पता नहीं रूथ उसके साथ अब क्या करेगा। वो और निर्मल दर्द से तड़प रहा था, लेकिन रुद्र को निर्मल के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वहीं आशा की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। ये सब देखकर आशा वहीं पर बेहोश हो जाती है और निर्मल तो पहले ही बेहोश हो चुका था। रुद्र ने पार्थ की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर को बुलाओ और इन्हें होश में लाओ। ये मरने नहीं चाहिए। मुझे इन्हें वो सज़ा देनी है कि इनकी रूह तक कांप जाए। इतनी आसान मौत तो मैं नहीं दूंगा। रूथ की बात सुनकर पार्थ अपना सर झुका लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पार्थ वहीं खड़ा रुद्र को ही देख रहा था, लेकिन रुद्र प्रथम को इग्नोर करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। रुद्र का इस तरह से खुद को इग्नोर करना प्रथम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तभी प्रथम भी रुद्र के पीछे चला जाता है। प्रथम ने रुद्र के पीछे जाते हुए रुद्र से कहा, रुद्र प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। रुद्र ने प्रथम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ना ही प्रथम के कहने पर वो रुका था। वो बस सीधा जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से ओबरॉय पैलेस के लिए निकल जाता है।
रूथ को जाते देख प्रथम ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कुछ भी हो, मैं तुझे मना कर ही रहूँगा और ये भी पता है कि तुझे मनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। इतना बोलकर प्रथम फिर से अंदर की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में रुचि अब तक जाग चुकी थी और वो अपने बेड पर बैठी हुई थी। रुचि के साथ प्राची, युक्ति और नबी भी थे। तभी रुचि ने प्राची को देखकर कहा, प्राची, रुद्र कहाँ है? रुचि की बात सुनकर प्राची ने रुचि को देखकर कहा, वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है, अभी आता ही होगा, तुम टेंशन मत लो। प्राची की बात पर रुचि अपना सिर हिला देती है और फिर कुछ सोचने लगती है। तभी प्राची ने रुचि के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ रुचि, तुम ठीक तो हो ना? क्या सोच रही हो? प्राची की बात सुनकर रुचि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। प्राची ने रुचि से कहा, ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं ठीक हूँ, तुम लोग भी जाकर थोड़ी देर आराम करो। वैसे भी सुबह से तुम सब हॉस्पिटल में थे। रुचि की बात सुनकर प्राची ने रुचि को देखकर कहा, तुम हमारी टेंशन मत लो, हम ठीक हैं। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र रूम में आता है। रुद्र को देखकर प्राची और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी रुद्र रुचि के पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, अब कैसा फील हो रहा है? तुम्हें अच्छा लग रहा है? रुद्र की बात सुनकर रुचि ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं ठीक हूँ, पहले से बेहतर लग रहा है। अब मुझे आप बताइए, आप कहाँ गए थे और आदि घर कब आ रहा है और आशा को डिस्चार्ज कब मिलेगा? रुचि के एक साथ इतने सवाल पूछने पर रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, तुम्हारे पास इतने सारे सवाल कहाँ से आते हैं? कुछ देर तक अपने छोटे से दिमाग को शांत नहीं रह सकती? थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो। रुद्र की बात सुनकर रुचि रुद्र को देखकर कहती है, मैं तब से आराम ही कर रही हूँ और आप हर बार मेरे सवाल को टाल क्यों देते हैं? मुझे बस इतना ही तो जानना है कि आदि और आशा घर तब कब आ रहे हैं और आप मुझे बता ही नहीं रहे हो। वह लोग ठीक तो हैं ना? कुछ बात है क्या जो आप छुपा रहे हैं? रुचि की बात सुनकर रुद्र रुचि के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, आदि बिल्कुल ठीक है, और रही बात आशा की, तो उसे इस वक्त जहाँ पर होना चाहिए था वो वहीं पर है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वो अब इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आशा इस घर में नहीं आएगी? आपने कल ही तो कहा था ना कि वो हमारे साथ यहाँ आकर रह सकती है, फिर आप अचानक से ये क्यों बोल रहे हो? और वैसे भी आपको पता है ना कि बाहर उसकी जान को खतरा है। अगर हम भी उसे अपने साथ नहीं रखेंगे तो बेचारी कहाँ जाएगी? और ऊपर से हमारी वजह से उसके साथ इतना कुछ हो गया है। उसका बेबी भी हमारी वजह से ही तो चला गया। रुचि की बात सुनकर रुद्र के फेस को देखकर कहता है, मैं तुम्हें आशा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें आशा का हाथ है तो तुम क्या करोगी? अगर
मैं तुम्हें कहूँ कि उसने ही तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की तो तुम क्या करोगी? फिर भी तुम चाहोगी कि वो वहाँ हमारे साथ आकर रहे। रूथ की बात सुनकर रुचि ने रूथ को देखकर हैरान होते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो अभी हॉस्पिटल में ही थी और मुझे तो गुंडे लेकर गए थे ना। आशा वहाँ पर नहीं थी और आशा को ये सब करके क्या ही मिलेगा। रुचि की बात सुनकर रूथ ने रुचि के चेहरे को देखकर कहा, भले वो हॉस्पिटल में थी लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें आशा का पूरा हाथ था। वो कॉल फेक था और वो आशा ने ही करवाया था। तुम्हें हॉस्पिटल बुलाना सिर्फ बहाना था ताकि तुम घर से बाहर जाओ और वो गुंडे तुम्हें वहाँ से उठाकर ले जाएं। वो गुंडों के साथ मिली हुई थी, उस निर्मल के साथ मिली हुई थी और वो तुम्हें अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहती थी ताकि वो तुम्हारी जगह लेकर इस घर में रहे और वह मेरे साथ रहे। रूथ की बात सुनकर रुचि हैरानी से रूथ की ओर देख रही थी। फिर रुचि ने रूथ को देखकर कहा, उसने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो उसके साथ हमेशा अच्छे से ही बिहेव किया और उसने मेरे साथ ये सब किया। मेरे बेबी को मारने की कोशिश की और उसकी वजह से आदि हॉस्पिटल में हैं। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। रुचि की बात सुनकर रूथ ने प्यार से रुचि को सर पर हाथ रखते हुए, मैंने तुम्हें आशा के बारे में सब कुछ बता दिया है लेकिन अब मुझे उसका जिक्र इस घर में नहीं चाहिए। अब तुम उसके बारे में कोई बात नहीं करोगी, समझी? कोई सवाल नहीं करोगी, बस खुद का और बेबी का ख्याल रखो। अब मुझे कुछ और गड़बड़ नहीं चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है तो सबसे पहले मुझे ही कॉल करोगी। रूथ की बात सुनकर रुचि ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, घर से बाहर जाने से पहले आपको आदि ने कॉल किया था लेकिन आपने कॉल ही नहीं उठाया और आप बोलते हो कि मैं आपको कॉल करूं। क्या गारंटी है कि अगली बार आप हमारा कॉल उठाओगे? आपको तो आपकी मीटिंग करनी थी ना। रुचि की बात सुनकर रूथ ने रुचि को देखकर कहा, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है। मुझे कॉल उठा लेना चाहिए था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ लेकिन आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जब चाहे तब मुझे कॉल कर सकती हो और मैं तुम्हारा कॉल ज़रूर उठाऊँगा। इनफैक्ट अब तुम घर से बाहर ही नहीं जाओगी। जब तुम्हें घर से बाहर जाना हो तो मेरे साथ ही जाओगी। मैं तुम्हें अकेले बाहर जाने ही नहीं दूँगा और ना ही आदि को। रूथ की बात सुनकर रुचि हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे लेकिन जब हमें बाहर जाना होगा तो आप घर पर रहेंगे। आप अपनी मीटिंग का बहाना बना के घर से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि जब देखो तब आपका यही बहाना रहता है कि आपकी ज़रूरी मीटिंग है, आपको ऑफिस जाना है, आपको काम करना है। रुचि की बात सुनकर रूथ ने रुचि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, फिर बाद में देख लूँगा क्योंकि अब तुम्हें लेकर या आदि को लेकर मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए। रूथ की बात सुनकर रुचि ने रूथ को देखकर कहा, क्या हम आदि से मिलने जा सकते हैं? मुझे आदि से मिलना है। रुचि की बात सुनकर रूथ ने हाँ में इशारा करते हुए कहा, सुबह चलेंगे या फिर तुम्हें अभी जाना है? रूथ की बात सुनकर रुचि ने रूथ को देखकर कहा, मुझे आदि से मिलने
अभी जाना है, मुझे उससे अभी मिलने हैं। मैं सुबह तक का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन, ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, फिर हम आदि से मिलने के लिए चलते हैं। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने सिर हिला दिया और वहां से क्लोरोसेट रूम की तरफ रेडी होने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट बाद रुद्र की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकती है और फिर रुचि को लेकर अंदर चला जाता है। रुचि रुद्र लेकर आदि के वार्ड में पहुंचता है। इस वक्त आदि को होश आ चुका था और दिया आदि के ही बगल पर बैठी हुई थी। रुचि को देखकर दिया ने खड़े होते हुए रुचि के पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहा, तुम ठीक हो? तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ, मैं बता ही नहीं सकती। आज तुमने और आदि ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। आज के बाद तुम लोग घर से अकेले कहीं नहीं जाओगे, और अगर गए तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ दूँगी। दिया की बात सुनकर रुचि ने दिया को खुद से दूर करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, और तुम मुझे टांग तोड़ने की धमकी क्यों दे रही हो? ये मत भूलो कि तुम अकेली हो और हम दो हैं, तो थोड़ा सोच समझकर हमसे पंगा लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी चाल तुम्हारे ऊपर ही उल्टी पड़ जाए। रुचि की बात सुनकर दिया ने रुचि को देखकर कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ रुद्र भाई भी हैं, समझी? तो ये सोचने की गलती तुम कभी भी मत करना कि मैं अकेली हूँ। दिया की बात सुनकर रुचि ने दिया को साइड करते हुए कहा, मुझे पता है तुम दोनों एक साथ मिल जाओगे तो हमारे लिए। अब तुम हटो, मुझे अपने देवर से मिलना है। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, मुझे नहीं सुनना। तुम दोनों बस हमें डांटते रहते हो। डांटने के अलावा तुम दोनों के पास तो और कुछ काम ही नहीं है। हटो, मुझे अपने देवर से बात करनी है। इतना बोलकर रुचि दिया को साइड हटाकर जाकर आदि के पास बैठ जाती है। रुचि ने आदि को देखकर कहा, आई एम सॉरी आदि, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे इस तरीके से जिद नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं जिद नहीं करती तो शायद आज तुम यहाँ नहीं होते। रुचि की बात सुनकर आदि ने रुचि के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नहीं भाभी, ये सब आपकी वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपको नहीं पता था कि आपसे झूठ बोला गया है। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। अब तो सब ठीक है ना, तो खुद को दोषी मत बनाइए। और वैसे भी मैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मुझे क्या होने वाला है? आप और मैं, फिर हम साथ में मिलकर मस्ती करेंगे। आदि की बात सुनकर रुचि मुस्कुरा देती है। तभी दिया ने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों की मस्ती के अलावा और कुछ दिखाई देता है क्या? जब देखो तब मस्ती करनी है, मस्ती करनी है। बेड पर लेटे हो लेकिन फिर भी मस्ती के बारे में सोचना है। कुछ और भी सोच लिया करो। दिया की बात सुनकर आदि और रुचि दोनों अपना मुंह बना लेते हैं। उन दोनों को देखकर दिया अपना सिर हिला देती है। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद रुद्र ने रुचि और दिया को देखकर कहा, दिया और रुचि, तुम दोनों को घर जाना चाहिए। यहाँ पार्थ और प्रथम रहेंगे, तुम लोग जाकर आराम करो। रुद्र की बात सुनकर
रुचि ने रोद को देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम लोग घर जाएं और आप घर नहीं चलोगे क्या हमारे साथ? अगर यहाँ प्रथम भाई और पार्थ भाई रुकने वाले हैं तो आप भी तो हमारे साथ घर चलोगे ना? रुचि की बात सुनकर रुद्र रुचि को मना करते हुए कहता है, नहीं, फिलहाल मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैं तुम्हें घर छोड़ने के बाद वहाँ जाऊँगा और रात तक लौट आऊँगा। मेरी फिक्र मत करना। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, आपका फिर से शुरू हो गया। आपने तो कहा था कि आप काम पर कम ध्यान दोगे और मुझ पर ज़्यादा, लेकिन आपका फिर से काम आ गया। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, ऐसा नहीं है, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम ख़त्म करना है। उस काम को ख़त्म करके मैं फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, अगर वो काम ख़त्म नहीं हुआ तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा, इसलिए एक ही बार में ख़त्म कर देता हूँ। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा आपको ठीक लगे वैसा भी आप मेरी तो सुनने से रहें। चलिए, फिर मुझे घर भी छोड़ दीजिए। तभी दिया ने रोज से कहा, भाई मैं यहीं आदि के पास रुक जाती हूँ। दिया की बात सुनकर आदि ने दिया को मना करते हुए कहा, नहीं दिया, तुम्हें घर जाना चाहिए। सुबह से तुम यहीं हो। प्रथम और भाई पार्थ भाई है ना मेरे पास। तुम इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रही हो? तुम खुद की भी तबीयत खराब कर लोगी। मैं ठीक हूँ। तभी रुद्र ने दिया को देखकर कहा, दिया आप फिक्र मत करो, आदि ठीक है, तुम्हें घर जाना चाहिए। ओके, कुछ नहीं होगा, सुबह फिर आ जाना उससे मिलने। रुद्र और आदि की बात सुनकर दिया ने ज़्यादा बहस नहीं की और वो अपना हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से रुद्र के साथ चली जाती हैं। अब तक पार्थ और प्रथम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। रुद्र रुचि और दिया को घर छोड़कर निर्मल और आशा के पास चला जाता है। उसे अभी भी चैन नहीं था। रुद्र को अभी भी निर्मल और आशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने का मन कर रहा था, लेकिन अभी वो उन दोनों को मार तो बिल्कुल भी नहीं सकता था। उसे उनकी ऐसी हालत करनी थी कि वो उससे मौत की भीख मांगे और उन्हें मौत भी नसीब न हो। रात को लगभग 1 बजे रुद्र अपने घर पहुंचता है। रुचि इस वक्त सो चुकी थी और रुचि बेड पर आराम से सो रही थी। रुचि को एक नज़र देखने के बाद रुद्र सीधा वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो जाकर बेड पर लेट जाता है। रुद्र के लेटते ही रुचि करवट लेकर उसके सीने से लिपट जाती है। रुचि के इस हरकत पर रुद्र के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो भी रुचि को अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे और लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। आज आदि घर आने वाला था तो रुचि के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। रुचि को देखकर प्राची ने कहा, क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हो तुम। अभी तक हम भी इस घर में रहते थे, हमारे होने से तो तुम इतनी खुश नहीं नज़र आई। हमेशा आदि को याद किया तुमने। हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट हमारे लिए तो कभी नहीं हुई। प्राची की बात सुनकर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम लोग दोस्त नहीं हो,
तुम लोग बस नज़र रखने वाले जासूस हो। मुझ पर और आदि पर नज़र रखते हो कि हम कब क्या काम कर रहे हैं और जाकर फिर सारी खबर रूथ को दे देते हो। इसलिए तुम लोगों के साथ मज़ा नहीं आता। मेरा क्राइम पार्टनर तो आदि है, वही सही है। वो मेरा हर काम में साथ देता है और तुम फ्रेंड नहीं हो। तुम खुद को फ्रेंड मत बोलो, बस जासूस बोलो, जासूस। रुचि की बात सुनकर प्राची ने कहा, ओह, तो अब हम तुम्हारे लिए जासूस बन गए। सही है, अब तुम्हारा फ्रेंड आदि है, लेकिन हम जासूस हैं तो जासूस ही सही। अब तो तुम्हारी हर एक मूवमेंट की खबर रूथ को मिलेगी। तुम जो हरकतें करती हो ना, तुम्हें डांट पड़ेगा। अब देखो, मैं अच्छे जासूस की तरह तुम्हारी हर एक हरकत के बारे में रूथ को बताऊंगी कि चोरी चुपके जो खाती हो ना, उसको भी। प्राची की बात सुनकर रुचि ने कहा, मैं मजाक कर रही थी, तू तो बुरा मान गई यार। तुझे पता है ना, तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, फिर बुरा क्यों मान रही है। देख, वो तो मैं मजाक कर रही थी तुझसे। बचपन से हम साथ में हैं, तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ना। हाँ, मानती हूँ आदि मेरा दोस्त है, लेकिन तू भी तो मेरी फ्रेंड है ना, तो उन्हें कुछ नहीं बताएगी। मुझे डरा रही थी ना। रुचि की बात सुनकर प्राची ने कहा, नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही थी। तूने मुझे जासूस बोला ना, तो मैं जासूसी करूँगी। तेरी और तेरे हर एक सेकंड के कांड के बारे में रूथ को बताऊंगी। तो फ्रेंड तो तुम मानती नहीं, और अभी जो तू बोल रही है ना, वो मक्खन लगाना होता है। तो मुझे मक्खन लगा रही है ताकि मैं तेरी जो हरकत है वो किसी को बताऊं ना। लेकिन बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो तूने मुझे जासूस बोल दिया, अब तो मैं तेरी जासूसी करूँगी। सो मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्राची की बात सुनकर रुचि ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता ही था ना, तुम ना पूरी की पूरी रूथ की चमची हो। जासूसी करना है करो, मैं नहीं डरती किसी से। मैं देख लूँगी, जाकर बता दो। क्या बताओगी? अब तो मेरा क्राइम पार्टनर आ रहा है ना, तो तुम मुझ पर इतनी प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं रख पाओगे। मुझे कुछ भी खाना होगा तो मुझे आदि लाकर देगा, समझे? मैं डरती नहीं हूँ किसी से। इतना बोलकर रुचि प्राची को मुंह बनाते हुए देखकर फिर वहाँ से चली जाती है। रुचि को देखकर प्राची और बाकी सबको हंसी आ जाती है। वहीं रुचि इस वक्त हॉल में जा रही थी, तभी वह रुद्र से टकरा जाती है। रुद्र ने रुचि को संभालते हुए कहा, रुचि, क्या कर रही हो? संभल कर चलो, जब देखो तब टकराती रहती हो। रुद्र की बात सुनकर रुचि और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है, क्योंकि प्राची की बातों से वो ऑलरेडी चिढ़ चुकी थी। तभी रुचि ने रुद्र को देखकर चिढ़ते हुए कहा, हर बार गलती मेरी ही तो होती है। मैं हर बार गलत करती हूँ, आप तो बिल्कुल सही करते हो। मैं ही तो हूँ, देख कर नहीं चल रही थी। आप तो देख कर चल रहे थे, फिर भी आप चलते चलते मुझसे टकरा गए। आप सबके साथ एक जैसे हो, मिले हुए हो, मुझ पर नज़र रखने वाले। मुझे तो किसी से बात ही नहीं करना। यह सब बोलते हुए रुचि रुद्र को इग्नोर करके हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाती है। वहीं रुद्र हैरानी से रुचि को देख रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि रुचि उसे सुनाकर किस बात पर गई है। उसने तो यही बोला था कि वो देख कर चले, बस इसमें उसने
कुछ गलत तो नहीं कहा, लेकिन वो तो उसे इतना कुछ सुनाकर चली गई। पता नहीं रुद्र ने उसे क्या कुछ बोल दिया हो। रुद्र अपना सिर हिलाते हुए रुचि के पास जाकर बैठ जाता है। फिर उसने रुचि को देखकर कहा, क्या हुआ, बताओगी? इतना नाराज क्यों हो? किसी ने कुछ कहा? किसी चीज़ को लेकर मूड उखड़ा हुआ है? चिढ़ मच रही है, बोलो। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। तो रुद्र जाकर रुचि की बगल पर बैठ जाता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। फिर रुद्र ने रुचि के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, बताओगी बात क्या है? अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? रुद्र की बात सुनकर रुचि रुद्र को देख कर कहा, मैं आपसे नाराज हूँ। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने हैरान होते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे नाराज हो? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, बस इतना कहा है कि देख कर चलो, और तुम इतने में नाराज हो गई? रुद्र की बात सुनकर रुचि ने रुद्र को घूरते हुए कहा, नहीं, मैं उस बात को लेकर नाराज नहीं हूँ, बल्कि इस बात को लेकर नाराज हूँ कि अपने घर में मेरे पीछे जासूस छोड़ कर रखे हैं। वो मेरी हर एक हरकत पर नज़र रखते हैं और आपको मेरे बारे में बताते हैं। मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। छोड़िए मुझे, अपने जासूस से जाकर बात कीजिए। रुद्र को रुचि की कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही थी। वह हैरान नज़रों से रुचि को ही देख रहा था।